ये जो चैप्टर है रोज, ये रोज कहानी को पढ़ने से पहले इसकी कहानीकार के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। ये कहानीकार के सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी जो हैं रोज कहानी के लेखक हैं। इसका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था, निधन 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। जन्म स्थान कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, मूल निवास करतारपुर पंजाब में। और माता पिता वयंती देवी एवं डॉक्टर हीरानंद शास्त्री प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में घर पर, मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से, इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से BSc, 1929 में फॉरमन कॉलेज लाहौर पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में MA जो किया अंग्रेजी में किया, वो भी लाहौर से किया DNR। तो ये इसके बारे में कुछ भाषा ज्ञान भी है। इसके भाषा ज्ञान संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल आदि के अनेक भाषाओं का भी ज्ञान था। इसका व्यक्तित्व और स्वभाव, इसका वो व्यक्तित्व बहुत सुंदर ही था। लंबा गठीला शरीर, सुरुचि, व्यवस्था एवं अनुशासन प्रियता, एकांत प्रिय, अंतर्मुखी स्वभाव, गंभीर एवं चिंतनशील, मितभाषी, अपने मौन एवं मितभाषण के लिए प्रसिद्ध, पिताजी का तबादला होते रहने के कारण लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास आदि स्थानों पर उनके साथ रहने और परिभ्रमण का संस्कार बचपन में ही मिला। अभिरुचि, बागवानी में इसकी अभिरुचि, पर्यटन, अध्ययन आदि के अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्षता थी। फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्प आदि में प्रवीणता थी। यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित अन्य कई देशों की साहित्य यात्राएं भी की थी इन्होंने। सामान्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का अंतर्राष्ट्रीय स्वरमाल आदि पुरस्कार, देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटेड प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित भी हुए। पत्रकारिता, सैनिक, विशाल भारत प्रतीक, 3 मान, नया प्रतीक, नवभारत टाइम्स, थॉट वॉर, एवरीमैन्स, ये सब पत्रकारिता का भी संपादन इन्होंने किया था। इसको खिड़कियाँ कौन से मेरी 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू कर दिया था इन्होंने। लेखन हिंदी साहित्य, अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सवार नामक नाटक भी लिखा इन्होंने। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे। 1924-25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद राष्ट्र पत्रिका सेवा में प्रकाशित। 1930 के बाद नियमित लेखन थगा, जयोदय, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ो, हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ आदि कहानी में लिखा था। ये सब सारी कहानी जो मेन कहानी है ना वो अलग से वीडियो हो जाएगा, जिससे एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कहानी का एक जो ओवरव्यू है वो यहाँ पे दिया गया है। अज्ञे के द्वारा गैंग्रीन शीर्षक से 1934 में लिखी गई कहानी का यहाँ प्रस्तुत किया गया है। बाद में इसका शीर्षक लेखक के द्वारा रोज कर दिया गया। यह प्रेमचंद्र के बाद की श्रेष्ठ हिंदी कहानी के प्रागनिक होती है। वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का वैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक यहाँ प्रस्तुत करता है। डॉक्टर पति के काम करने चले जाने के कारण बाद का सारा काम मालती को घर में एकाकी काटना होता है। उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा सोता रहता है या रोता रहता है। मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने को व्यस्त कर रखती है। उसका जीवन भूख और उदासी के बीच यंत्रवत चल रहा है। किसी तरह मनोरंजन उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गया, जैसे कि वह अपने जीवन को भार होने में ही भूल रही हो। प्रसन्नवश मध्यवर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर लेखक अपनी सहानुभूति पूर्ण मानवीय दृष्टि केंद्रित करता है। कहानी के गर्भ में
के वातावरण में कुछ ऐसी कथ्य अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपमय घना सा सन्नाटा फैला रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक मीठी विस्मय से जागी फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा के भीतर की ओर चली गई। मैं उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, यह भी यहाँ नहीं है? मतलब उसके भाई आए हैं? अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं, कब के गए हुए हैं? ये मालती ने कहा, सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं यूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर करती हो? फिर भी सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में आए हो तो? मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। वो शायद ना करने वाली थी तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देख कर सोचता रहा कि यह क्या है, यह कैसी छाया है इस घर में छाई हुई है। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहने ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध साक्ष्य का ही रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं और पीटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी एक साथ हुई है। हमारे व्यवहार में सदा साक्ष्य का स्वेच्छा और स्वतंत्रता रही है। साक्ष्य मतलब होता है दोस्ताना, कभी भातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरा है। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैं उसे इससे पूर्व देखता था तब वह लड़की ही थी और वह विवाहित है, एक बच्चे की माँ भी। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसी छाया है इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर छाई हुई है। मालती बच्चे को लेकर लौट गई और मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर उसके उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं है, वैसे टीटी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आ जा, पर वो बड़ी बड़ी आंखें से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और वो हंसा सा होकर कहने लगा, मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा, फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक वो मौन आसमिकता ही था। जिससे मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने तो कोई बात कही ही नहीं। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही बीते दिन भूल गई? अब मुझे कुछ दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहिए, क्योंकि वह निर्वाध स्वतंत्रता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से नहीं होना चाहिए। इसमें जो है ना, वो कहानीकार बता रहे हैं कि मालती के घर जो उसका भाई आया था, भाई यानी कि दोस्त, उससे वो कुछ बोल ही नहीं रही है, सन्नाटा सा बैठी हुई है। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने की विशेष प्रसन्नता नहीं है। उसने एकाएक चौंक कहा, यह प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं।
बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा, उन आँखों में विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ और चेष्टा कर रही हो, किसी बात की हुई बात को याद करने की, किसी बिखरते हुए वायुमंडल को पुनः जाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल ना हो रहा हो। वैसे जैसे कि देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग का व्यक्ति एकाएक उठने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं, चीर विस्मृता से मानो मर गया है। उसने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा बल नहीं उठा सका। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो। वह उसे उतार कर फेंकना चाहते पर उतार ना पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाया। मालती की ओर देखते हुए वो हिली नहीं। जब किवाड़ यानी कि दरवाज़ा, ठीक है ना, दूसरी ओर खटखटाए गए तो शीशु के अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। वह यानी मालती के पति आए थे। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फ़ोटो से उन्हें पहचाना था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उसके स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते थे, एक तरह का सुरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम है महेश्वर, ठीक है ना। मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर है। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उसे हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य ज़रूरी हिदायतें करने। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट दर्रे पर चलता है। नित्य ही काम वही, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उकते हुए और इसलिए साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपनी फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी हो? महेश्वर बोला कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठती है। बाप रे बाप। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोला, आपको तो खाने का मज़ा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोककर बोली, मेरे लिए तो यह कोई नई बात नहीं है, रोज़ का ही ऐसा होता है। मालती बच्चों को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था, उसकी ओर कोई और ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, ये रोता क्यों है? काफ़ी विचित्र कहानी है ये, क्या बताएं। मालती बोली, हो गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गए। जब हमने भोजन समाप्त कर लिया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजन केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़ेगी, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने लगी। मैंने कहा, अब खाना खा लो, मैं इतनी देर टीटी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने का कौन बात है। किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर
झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खगड़े एकाएक में चौंक कर मैंने पूछा, मालती वही आंगन में बैठकर अपने आप को एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही थी, 3 बज गए, मानो वही तपस्या के बाद कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी देर में मालती फिर आई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो? हाँ बहुत था, हाँ बहुत था भाभी जी, तो सारी मैं ही भाजी तो सारी मैं ही खा गया था। वहाँ बचा कुछ नहीं होगा। यूँ ही रोब तो ना जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहते हुए बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता तो नीचे से मांग लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बढ़ती जा रही है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक नहीं मिली? नहीं, शायद 1-2 दिन में हो जाएगा। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? और कौन? कहकर मालती क्षण भर के लिए आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं, बर्तन कैसे मांजेंगे? क्यों, पानी का क्या हुआ? रोज रोज का ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब तक बर्तन मजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। कहते हुए मैंने उसके मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर में मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट को देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने के कारण नहीं पूछा और बोली, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा, अच्छा अब याद आया, तुमसे मिलने आया था। और क्या करने? तो 1-2 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊँगा। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ कि मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ यह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या किया जाए? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वो अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी बस में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ। जी हाँ, जैसे यह घर है, जैसी मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देख रहा हूँ, कहीं किताबें दिख नहीं पड़ी। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंसी कर रही थी। यहाँ पढ़ने को क्या है? मैंने कहा, अच्छा, मैं अब वापस जाकर ज़रूर पुस्तकें भेजूँगा। वार्तालाप समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो? लारी में? पैदल? इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसी ही हो। नहीं, कुली के पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले चलूं। अच्छा किया। यहाँ तो बस। कहकर मालती चुप हो रह गई। फिर बोली, जब तुम थके होगे लेट जाना। नहीं, बिल्कुल नहीं थका हूँ। ये रहने भी तो थके नहीं, भले थके हैं। और तुम क्या करोगे? मैं बर्तन मांजा कर रखती हूँ। मैंने कहा, वाह क्या कि और कोई बात मुझसे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चलती हुई टीटी के साथ लेकर तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचार के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों से घिसने की खन-खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे-धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं रोने लगा। एकाएक एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूट गई और मौन में सुनने लगा।
चार खड़क रहे थे। इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वहीं 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में मैंने सुना। मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूति विहीन, नीरस यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के स्वर में कह रही है, 4 बज गए। मानो यह अनिश्चित समय गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता रहा हो, वैसे ही जैसे कि मीटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विशांत स्वर में कहता है, किससे कि मैंने अपने स्मृति शून्य पद का इतना अंश तय कर लिया है। ना जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि महेश्वर लौट आया और उसके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। मैं मुंह धोने को पानी मांगने का ही था। मुझे याद आया कि पानी नहीं होगा। मैंने हाथ से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने आने में बहुत देर कर दी। उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वो गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसा हो गया? एक कांटा चुभ गया था, उसी से हो गया था। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ के आपका कैसा? यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के इलाज से नहीं, डॉक्टर के अभ्यास के लिए बोले। हाँ, मिल जाते हैं। यही गैंग्रीन एक दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पताल में भी। मालती आंगन से सुन रही थी, अब आ गई, बोली, हाँ, केस बनते देर क्या लगती। कांटा चुभ गया था, इस पर टांग काटनी पड़े या कोई भी डॉक्टरी है। एक दूसरे दिन किसी का बाँह कट जाते हैं तो इसी का नाम अच्छा अभ्यास है। महेश्वर हंसे और बोले, ना कटे तो उसकी जान गवाए। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना ही नहीं था कि कांटे चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्करा दिए। मालती मेरी ओर देखती बोली, ऐसी ही हालात है डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या पड़वा। मैं तो रोज़ ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल नहीं होता। पहले तो रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना कि बर्तन धोए जाने लगे हैं। टीटी महेश्वर की टांगों से सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था और एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जाओ, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने लगा और चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोला, अब रो कर सो जाएगा तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती होगी। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यहाँ लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए। अब के नीचे जाएंगे तो चारपाइया ले आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोला, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगा। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ। दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, 2 पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी को खिलाने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद आया कर रो उठता था और फिर एकदम चुप हो जाता था। कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन में आए तो रसोई के छप्पर की ओर चलती। तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वो भी धो लेना। कहाँ हैं? अंगाठी में रखे हैं, कागज में लिपटे हुए।
मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल दिए, जिससे कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती जल्दी जल्दी संख्या में उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी हो उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर से पढ़ चुकी थी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया कि बहुत दिनों बाद थी जब अभी स्कूल के भीतर ही हुए थे। तब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकाने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल के कुछ देर पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियों को तोड़कर खाना। मुझे याद आता है कि कभी जब मैं भागता था तो मालती नहीं आ पाती थी। जब मैं मन लौट आता था मालती कुछ नहीं पढ़ती थी। उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने एक पुस्तक लाकर दी। उसे कहा कि इसे 20 पेज रोज़ पढ़ा करो। हफ्ते भर में मैं देखूंगा कि इसे समाप्त कर चुकी हो या नहीं। मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली। पर क्या करती, उसने पढ़ी नित्य ही। उसने 10 पन्ने पढ़े हों, 20 पेज फाड़कर फेंक देती। अपने खेल में किसी भर्ती फर्क न पढ़ने देती। वो 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उसने उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर उससे कहा तो उद्धत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसने बाद में बहुत पीटी, वह अलग बात है। इस समय यही सोच रहा था कि वही उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत हो गई है। एक अखबार के टुकड़े की ओर तरसती है। यह क्या है? तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ, मालती ने कहा। अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी का कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे गोद लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ में उसे थपकने और दूसरे से एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर उसके सामने रख दिया ताकि बच्चे खेले। ठीक है। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे को कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी भी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोम जामा बिछाकर उसे उस पर लिटा दी गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, परंतु तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थक गए होंगे तो सो जाइए। वो बोला, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चल कर आए हैं। किंतु उनके स्वर में मानो जोड़ दिए, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा में मुझे बताया कि वह ऊँघ ले रहा है। तभी लगभग 10:30 बज चुके थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनवरम था। मैंने देखा कि उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत सूक्ष्म और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी सी चमक रही है। अत्यंत शीतल और शीघ्रता से छलक रही थी, मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई हो, झिड़ रही हो। मैंने देखा कि पवन में चीड़ से वृक्ष गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय किंतु उद्यमी नहीं। मैंने देखा कि प्रकाश में धुंधले नीले आकाश के पट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं वे सुंदर दिख रहे हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान था। पहाड़ों में से भाप
से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीर वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी है। पर यह सब मैंने ही देखा। अकेले मैंने महेश्वर उग रहे थे और मालती उस समय भोजन से निर्वित होकर दही जमाने के लिए मिट्टी के बर्तन गर्म पानी में धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हो जाती है। मैंने कहा, पर 11 बजने वाले थे। धीरे धीरे सिर हिलाकर बताती रही, रोज़ इतने ही बज जाते हैं। मालती ने कहा, वह सब कुछ नहीं देखता मालती। जीवन अपनी रोज़ की नियत गति से बह रहा था। एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु को कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा में मैंने टीटी की ओर देखा। वो एकाएक मानो किसी शैसिव विचित्र वामता से भर उठा और खिसक कर पलंग के नीचे आ गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झटपट उसे उठाने दौड़ा और मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उसे खट शब्द में याद करके कहा, धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लगी है और बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोट लगती ही रहती है, यह रोज़ गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन में एक समुच्चय अस्तित्व में विद्रोह का स्वर उत्पन्न होने लगा। मेरे मन के भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय का क्या हो गया है जो तुम एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उसके कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर रही है, जो उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है और उनका इतना अभिन्न अंग हो गया है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी के परिधि में घिरे हुए चलते जा रही है। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को भी देख लिया। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती को लेटे हुए शरीर से चिपकर चुप हो गया था। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका या तारों को। तभी 11 का घंटा बज गया। मैंने भारी हुई पलकों उठाकर असंकात किसी अस्पष्टता प्रतीक्षा के मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे को खड़कन के साथ ही मालती की छाती का एक फफोलने की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी। 1 घंटे सोनी के कंपन के साथ ही मुख हो जाने वाली आवाज़ उसने कहा, 11 बज गए। ये कहानी यहीं पे मतलब समाप्त होता है। इसमें इस कहानी का जो समरी है वो कहना चाह रहा है, वो एक नई वीडियो में भी ला सकते हैं, ठीक है ना। इस कहानी का समरी एक नई वीडियो में आएगा। ये तो लेक्चर है फाउंडेशन पेज का, ठीक है ना।